हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास लेके आ चुके हैं और ये इकोनॉमिक्स का क्लास सेकंड है। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। फर्स्ट क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सेकंड क्लास भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सतत आर्थिक विकास। और केवल इस टॉपिक से मैं आपको बता दूं कि 30 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 34 टू 35 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं और इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं, यानी कि हाल ही के एग्जाम्स में भी इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक मैंने थंबनेल पे ही सेट कर रखा है जो कि एमपी पीसीएस प्री 2024 का क्वेश्चन है। ऐसे ही आप देखेंगे उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा गया है 2024 में ही। तो कई सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम है जहां पर 2024 के एग्जाम में भी, यानी लेटेस्ट जो प्री के एग्जाम लिए गए हैं स्टेट पीसीएस द्वारा, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये टॉपिक जो है सतत आर्थिक विकास का, ये कितना इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी देश के नागरिक के लिए भी कि सतत आर्थिक विकास की जानकारी हो उनको, उनके उनके देश में किस प्रकार से विकास हो रहा है, ये सब उनको जानकारी होना चाहिए। 2025 एडिशन का बुक है, ठीक है। तो लेटेस्ट केंद्रीय बजट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है और 1990 से फरवरी 2025 तक के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस हिसाब से ये वीडियो और ये बुक दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कई सारे लोग पीडीएफ के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो पीडीएफ आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप पीडीएफ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब करके रखें और चैनल पे बने रहें। वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और पिछले दिन मैंने 10 घंटे से अधिक की वीडियो अपलोड की है पॉलिटी की, जिसमें से कई लोगों का ये कहना था कि पॉलिटी का पहला क्लास या दूसरा क्लास, ऐसे कई सारे क्लासेस थे जो मिसिंग थे इस चैनल पर। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पार्ट 1 से लेकर के और पार्ट 11 या 12 तक जितने भी मैंने वीडियो बना रखे हैं पॉलिटी का, उसका एक कंपाइलेशन वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि 10 या 11 घंटे की है लगभग। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से आपको देख लेना चाहिए, एक दिन में नहीं लेकिन कम से कम 4-5 दिनों में उसको धीरे-धीरे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्लास नोट्स देखेंगे और नोट्स के बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए दोस्त, अगर अब हम बात करें सतत आर्थिक विकास की, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सतत आर्थिक विकास क्या है। सबसे पहले आप सतत का मतलब समझिए। सतत का मतलब एक तरह से आसान शब्द में समझें तो सतत का मतलब हुआ लगातार, ठीक है। लगातार या फिर हमेशा, निरंतर आप कह सकते हैं। और आर्थिक का मतलब आप समझते हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड है और विकास यानी डेवलपमेंट, ठीक है। अब ऐसा विकास जो लगातार हो लेकिन आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए। अभी आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ बात की गई है सतत विकास की। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है, यानी देखिए सतत विकास किसके बारे में बोल रहा है, सामाजिक, यानी समाज का भी विकास हो, और आर्थिक यानी आर्थिक रूप से भी विकसित हो। तो सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करना। ऐसे नहीं कि पेड़ों को हमने काट दिया लगातार, कई सारे एरिया में पेड़ों को काट करके और वहाँ बिल्डिंगें खड़ी कर दी, तो ये विकास तो हुआ लेकिन पर्यावरण को यहाँ क्षति पहुंचा दी गई। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, यानी इस प्रकार से विकास की बात की जाए जिसमें पृथ्वी को कोई क्षति ना हो, पर्यावरण को क्षति ना हो और पृथ्वी के लिए वो सहनीय हो, ठीक है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई। कौन सी अवधारणा की बात की जा रही है यहाँ पर? पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की अवधारणा, यानी कि सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में ये बात की गई है। जब लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए, यानी आप देखेंगे कि 1960 के टाइम पर जो औद्योगिकरण थी वो अपने पीक पॉइंट पर थी। औद्योगिकरण काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन
उसी में लोगों को जब पता चला कि औद्योगिकरण से पर्यावरण को हानि पहुंच रहा है या पर्यावरण पर हानिकारक उसके प्रभाव पड़ रहे हैं, तब ये अवधारणा आई और तब ये बात बोला गया कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई क्षति ना हो। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत 1962 में विकसित हुई, जब वैज्ञानिक रॉकल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। यानी कि इसमें इन तीनों बातों का ध्यान रखा गया था। पर्यावरण के बारे में भी लिखा गया, अर्थव्यवस्था और सामाजिक पक्षों के बीच में क्या संबंध है इसके ऊपर चर्चा की गई। फिर 1968 में दो जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम पॉल आर इरलिच और एनी एच इरलिच थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, द पॉपुलेशन बम। इस पुस्तक में क्या था, उन्होंने मानव जनसंख्या यानी कि जो लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी और लगातार जनसंख्या में वृद्धि होने से संसाधन का जो दोहन हो रहा था यानी दुरुपयोग एक तरह से, या आवश्यकता से अधिक उपयोग करना संसाधन का, ठीक है, और पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। यानी कि मानव जनसंख्या किस प्रकार तेजी से बढ़ रही है और इसके कारण संसाधनों का, रिसोर्सेज का किस प्रकार हानि हो रहा है या दोहन हो रहा है। दोहन का मतलब जैसे कि काम जितना हो उससे अधिक यूज करना बिना मतलब का, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ज़रूरत है 10 रुपए के, लेकिन आप खर्च कर दिए 50 रुपए, तो ये दोहन हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर संसाधनों का दोहन होने लगा और पर्यावरण के बीच जो इन सब का रिलेशन है, इस सब पर प्रकाश डाला गया द पॉपुलेशन बम नामक बुक में, ठीक है। अब देखेंगे हम सतत विकास का अर्थ और इसका परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। सबसे पहले सतत विकास क्या है, अस्थायी विकास का अभिप्राय क्या है, पहले ये समझिए। अस्थायी विकास अलग चीज़ है और सतत विकास अलग चीज़ है। अस्थायी विकास क्या होता है, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली में अस्थायी विकास के बारे में बोला गया है कि अस्थायी विकास का अभिप्राय है आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना। और इसका उद्देश्य क्या है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना। यानी कि ऐसा नहीं है कि वर्तमान जनरेशन में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे मान लीजिए वन हो गए आपके, जल हो गया, वायु हो गया, या फिर और भी तरह-तरह की चीज़ें हैं जो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं। इन सभी को ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में ही यूज़ करके ख़त्म कर दिया जाए और आने वाले जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि वर्तमान और भविष्य दोनों ही पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रखना। सततशीलता शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। सततशीलता शब्द का क्या अर्थ है, सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे। उसी को हम बोलेंगे कि सततशील है। वो सततशील का मतलब जो हमेशा के लिए बनी रहे, ऐसा नहीं कि आज है लेकिन कल नहीं हो। तो सतत विकास का अर्थ भी वही हुआ जो लगातार और हमेशा चलता रहे, हमेशा विकास होता रहे। ऐसे नहीं कि वो जैसे 2025 से 26 तक विकास हुआ और फिर 26 में जाके या फिर 27 में जाकर के वो और नीचे आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे-धीरे ही सही लेकिन विकास चलते रहना चाहिए। तो सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा बनी रहे, बरकरार रहे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरणीय असंतुलन न हो। वही मेरे कहने का मतलब था कि पर्यावरण को हानि न हो, पर्यावरण असंतुलन न हो इस विकास से, और साथ ही साथ प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण ना हो। यानी कि किसी भी एनर्जी का या किसी भी प्राकृतिक संसाधन का इतना उपयोग ना हो जितना कि उसका उत्पादन भी नहीं है। तो उसकी उत्पादन क्षमता से कम ही उपयोग किया जाए उसको, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या है, सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। यानी कि जो सतत विकास की अवधारणा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विकास नीति इस प्रकार से बनाई जाए। आर्थिक विकास यानी कि जो पैसे से रिलेटेड है या फिर इकोनॉमिक से रिलेटेड विकास है, डेवलपमेंट है, उसके लिए नीतियाँ सरकार इस प्रकार निर्धारित करे कि वो पर्यावरण को ध्यान में रख के निर्धारित की जाए। ऐसा नहीं कि आर्थिक लेवल पे या आर्थिक दृष्टि से विकास हो रहा हो लेकिन पर्यावरण को हानि पहुंच रही हो। इसका उद्देश्य पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना भी है। यानी कि ऐसी विकास नीतियाँ जो विकास तो कर रही हैं लेकिन पर्यावरण के विरुद्ध काम कर रही हैं। यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है या फिर नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, ठीक है, या फिर वायु में पॉल्यूशन
फैलाया जा रहा है, तो ऐसी सभी नीतियों को कम करना। मान लीजिए मैंने 10 फैक्ट्री लगवा दिया है, किसी गवर्नमेंट ने ही 10 फैक्ट्रियाँ लगवा दिया, कुछ पेड़ कटवा के, तो पेड़ कटने से एक तो पर्यावरण को क्षति हुआ और दूसरा जो फैक्ट्री से धुआँ निकलेगा उससे भी एयर पॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब वही है कि पर्यावरण के विरुद्ध अगर कोई विकास कार्य चल रहा है तो उसको रोकना या फिर उसकी नीतियों में बदलाव लाना। सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा जो है ये ब्रंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी है। अब क्या दी है डेफिनेशन, ये हम आगे देखते हैं। उसने सतत विकास को एक ऐसा विकास कहा जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है। यानी कि ऐसा विकास जो वर्तमान समय में अभी जो पीढ़ी चल रही है उसका आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही सके, साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियां हैं, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके। ऐसा नहीं है कि हम जल का उपयोग जितना जल है उपयोग करने योग्य उसका उपयोग हम अभी कर जाएं, जो कोयला है उसका उपयोग अभी कर जाएं और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए कोयला न बचे या फिर जल न बचे या एयर उस टाइप का न रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि विकास इस प्रकार से हो कि अभी जो पीढ़ी चल रही है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ बचे ही नहीं। अब यहाँ देखेंगे इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विकास हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करे और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी अनदेखी ना करे। ऐसा नहीं है कि उससे मतलब ही नहीं है, जो आने वाली पीढ़ी है उस समय के लोग अपना सोचेंगे, हम तो अपना आज का काम चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना। करेंगे कि सतत विकास का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य रखा गया है और क्यों सतत विकास ज़रूरी है। देखिए, सतत विकास के कुछ दूरगामी निश्चित तौर पर ये विकास चूँकि आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रख रहा है, पर्यावरण को ध्यान में रखा जा रहा है, इसलिए यह आने वाली पीढ़ियों के लिए तो है ही, लेकिन दूरगामी इसका लक्ष्य है। दूरगामी और व्यापक उद्देश्य है इसका, यानी बड़ा उद्देश्य है और बहुत दूर तक सोचकर इसको डेवलप किया जा रहा है या इसके बारे में जो भी नीतियाँ निर्धारित की जा रही हैं, वो की जा रही हैं, ठीक है? क्या है, जैसे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त उद्देश्य है इसका। आप देखेंगे जैसे आने वाले पीढ़ी के बारे में बात की जा रही है, पर्यावरण के बारे में बात की जा रही है, तो आप बताइए कि क्या पर्यावरण या आने वाली पीढ़ी जाति पर आधारित है या किसी धर्म विशेष से संबंधित है या किसी भाषा विशेष से संबंधित है या किसी स्पेशल एरिया के लिए है? पर्यावरण सभी के लिए है, पर्यावरण सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के लिए है। ठीक है, भाषा से इसका कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी बोलते हैं केवल उनके लिए पर्यावरण अच्छा रहना ज़रूरी है। ठीक है? तो सभी के लिए ये यहाँ पर पर्यावरण को ध्यान में रखना या पर्यावरण को दोहन से बचाना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, सतत विकास करना, ये सारी जो चीज़ें हैं इसका उद्देश्य जो है वो जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय बंधनों से निश्चित तौर पर मुक्त है। ये उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु ऐसा अधिकार पक्ष है जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया है। संक्षेप में ये जो उद्देश्य है उसको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। आप ये जो देख रहे थे ये एक उसको एक जगह समराइज़ किया गया है। अभी आप अलग-अलग देख सकते हैं, जैसे सबसे पहला है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना। ठीक है? यानी कि अभी अर्थ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज़ मौजूद हैं उनका दुरुपयोग नहीं करना या फिर दुरुपयोग से बचाना, लोगों में जागरूकता फैलाना कि इस तरह से इसका उपयोग किया जाए। ठीक है? एक ऐसी या फिर नई वैज्ञानिक तकनीक की खोज करना जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करे। ऐसा नहीं है कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य करने लगे। जैसे आपने देखा होगा फ्रीऑन गैस या सीएफसी गैस का जो इस्तेमाल होता था पहले रेफ्रिजरेटर में, ठीक है? तो वो जो था आप देखेंगे कि वो सीएफसी बन के जो ऊपर जाता था तो ओज़ोन परत को क्या कर रहा था? नुकसान पहुँचा रहा था। ओज़ोन परत में उसके कारण होल बन रहा था। तो ये सब क्या हुआ? प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना या फिर जो हमने नियम बनाए या जो भी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया वो प्रकृति के विरुद्ध कहीं न कहीं कार्य कर रहा है। तो ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों का खोज करना जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करे। ऐसा नहीं कि उसके विरोध में कार्य करे। विविधता की रक्षा करना यानी सभी प्रकार के जीव-जंतुओं, सभी जाति के लोगों को एक जगह रखना, ऐसा नहीं कि एक जंतु दूसरे को हटा दे। विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, ठीक है? जो स्थानीय समुदाय हैं, उसको भी विकास की नीति में शामिल करना। ऐसे नहीं कि केंद्र में बैठे-बैठे सीधे अपना नीति बना दिया गया और वो सभी जगह लागू कर दिया गया। इसीलिए पंचायतों को बनाया गया है या फिर जो स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत होता है या फिर नगर निगम होता है, ये सब स्थानीय निकाय हैं।
तो विकास की नीतियों में स्थानीय निकायों को शामिल करने से, स्थानीय समुदायों को शामिल करने से भी कई सारे फायदे होते हैं और वो अपने कल्चर, अपने नेचर या आसपास का जो सामाजिक स्थिति है उसके अनुसार विकास की नीतियों को निर्धारण करने में या निर्धारित करने में सहायता करते हैं। अब देखेंगे शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना, उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना। आगे आप देखेंगे ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उसके पर्यावरण को नष्ट किए उसके विकास में मदद करें। अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को समानता तथा न्याय के अनुरूप बनाना। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की योजना बनाना जो निर्धन देशों की मदद तो करे, लेकिन इस ऐसे मदद करे कि उसके पर्यावरण को नष्ट ना करे। ठीक है, और उसकी आवश्यकताओं को समझकर मदद करे। ऐसा नहीं कि चलिए ठीक है, हमारा काम है मदद करना तो कुछ मदद कर देते हैं और कुछ नष्ट भी कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं, उनके पर्यावरण को बिना नष्ट किए उनकी मदद करना और अधिकांश लोगों की जीवन स्तर को एक समान स्तर पर लाना। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं। आगे है सतत विकास, एक मूल्य आधारित अवधारणा है जो परस्पर सह अस्तित्व तथा सभी प्रकार के लिए सम्मान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यानी सबका सम्मान हो इसमें, ठीक है, चाहे वो पर्यावरण हो या फिर वो मानव हो। यह एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित है। यानी कि सभी को ध्यान में रखा जाए। दोस्तों नोट्स वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया आपने दोस्तों तो जरूर लाइक कर दें। साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्त काफी मेहनत की जा रही है यहाँ पर केवल और केवल आपके लिए। अगले क्वेश्चन से मैं आंसर हाइड करके रखूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, और बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम की दृष्टि से भी और ऐसे भी सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से या फिर इकोनॉमिकल जो आप कह सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। यानी कि जो सतत विकास के लक्ष्य रखे गए हैं, आगे मैं बताऊंगा भारत में सतत विकास के कितने लक्ष्य रखे गए हैं, कौन कौन से लक्ष्य हैं जिसको अचीव करने के बाद ये माना जाएगा कि भारत सतत विकास लक्ष्य पर आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हमें ये बताना है कि सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा नोडल संस्था है। ऑप्शन है आपके पास योजना आयोग, विनिवेश आयोग, वित्त आयोग या फिर नीति आयोग। देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर योजना आयोग का ऐसा कोई कार्य नहीं है और योजना आयोग अब रह भी नहीं गया है। आपको पता होगा कि योजना आयोग पहले था, लेकिन योजना आयोग को हटा करके 2015 में नीति आयोग बना दिया गया योजना आयोग की जगह पर। विनिवेश आयोग होगा नहीं और वित्त आयोग का ये काम नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वित्त आयोग। यहाँ पर सही आंसर दोस्तों आप देख सकते हैं, डिटेल में भी है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों जो कि एजेंडा 2030 तक पूरा करना है के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जो नोडल संस्था है वो है नीति आयोग। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर जो नीति आयोग है इसमें नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। नीति का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जरूर बताइए। कई बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो 2-4 लोग ही आंसर दे पाते हैं। आप भी जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान यानी कि रैंक क्या है। ऑप्शन है आपके पास 111, 112वां या फिर 140वां या 131वां। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि 24 का क्वेश्चन है। लेकिन अब आगे अगर 25 में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो हो सकता है 24 के अनुसार पूछा जाए। तो पहले 23 के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों तो 112वां स्थान था। टोटल कितने देशों की रैंकिंग में, 166 देशों की रैंकिंग प्रकाशित की गई थी, जिसमें भारत का जो सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक आया था वो 112वां था। 2024 में बात करें दोस्तों तो 2024 में 167 देशों की रैंकिंग निकाली गई है, जिसमें भारत का जो स्थान है दोस्तों ये है 109वां। तो ये दोनों ही आप याद रख सकते हैं। आगे मैं डिटेल में आपको दिखा देता हूं। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 63.4 स्कोर के साथ भारत 166 देशों की रैंकिंग में 112वें स्थान पर रहा, जबकि सतत विकास रिपोर्ट 2024 में यह 167 देशों की रैंकिंग में 109वें स्थान पर रहा।
और दोनों ही वर्षों यानी 2023 और 2024 में इस रिपोर्ट में यानी सतत विकास रिपोर्ट में फिनलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर रहा यानी शीर्ष रैंकिंग प्राप्त किया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए 2024 में या 23 में सतत विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ या शीर्ष जो रैंक है वो किसको प्राप्त हुआ, तो आंसर होगा फिनलैंड। और भारत 109वें स्थान पर है 2024 के रिपोर्ट। सवाल है आपके पास, भारत का 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है? 2016 के अनुसार पूछा गया। मतलब आप समझ लीजिए, जैसे जो क्वेश्चन में दिया गया है सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक, तो सुस्थिर विकास का मतलब भी सतत विकास से है, तो ये वही चीज पूछा जा रहा है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। तो आप देखेंगे कि ये 2023 में 24 में तो पूछा ही गया, 2016 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर 2016 के हिसाब से बात करें तो भारत का उस समय जो स्थान था वो 110वां था, और 2023 में आपने देखा कि 2023 में ये स्थान जो था वो 112वां था, और 2024 में स्थान कौन सा है? 109वां, याद रखिएगा। और 2024 में फर्स्ट रैंक कौन सा है? फिनलैंड का, और सेकंड किसका है? स्वीडन का, और थर्ड किसका है? डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क। तो ये चीजें आप याद रख सकते। सवाल भी सेम टाइप का है, आप देख रहे हैं 2016 के बाद 2017 में भी वैसा ही सवाल पूछा गया कि सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। उस समय 116वां था, बाकी मैंने आपको 16 का भी बता दिया, 2016 में 110 पे था, और 2023 में 112 पे, और 2024 में 109वां स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 19-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है आकांक्षी यानी एस्पिरेंट, या फिर अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर, या फिर अग्रणी यानी फ्रंट रनर, या फिर लक्ष्य प्राप्त करता यानी अचीवर। किस रूप में उत्तर प्रदेश को दिखाया गया है जो सतत विकास लक्ष्य का रिपोर्ट था 2019-20, इसके अनुसार पूछा गया। देखिए, यूपी का जो स्थिति था 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार, मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस समय यूपी को अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर के रूप में दर्शाया गया था। लेकिन अब करंट स्टेटस की अगर हम बात करें यानी 2023-24 में क्या स्थिति है, तो 2023-24 जो लास्ट ईयर का रिपोर्ट है नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया था सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24, इसमें जो फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक, ये फर्स्ट रैंक होल्डर हैं आपके केरला और साथ ही साथ उत्तराखंड। तो केरल और उत्तराखंड दोनों ऐसे स्टेट हैं जो फर्स्ट रैंक 79 मार्क्स के साथ होल्ड किए हुए हैं 2023 और 24 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और अगर 2018 से 2023-24 तक पूछा जाए कि सबसे अधिक इसमें कौन सा आगे बढ़ा, या सबसे अधिक अच्छा परफॉर्म किसने किया, या सबसे अधिक वृद्धि किसने किया, ठीक है, इसमें सतत विकास सूचकांक में, तो यहाँ पर आंसर यूपी होगा। ठीक है, लगभग 25% का वृद्धि दिखाया है। आगे ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में भी दिखा देता हूँ। देखो, ये तो पहले की बात है कि 2019-20 के रिपोर्ट में यूपी को परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया था। फिर जुलाई 2024 में जो जारी किया गया एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2023-24, इसके अनुसार राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में उत्तराखंड एवं केरल को शीर्ष स्कोर यानी कि 79 वाले राज्य में या फिर प्रथम रैंक इनको प्राप्त हुआ। यूपी प्रदेश जो है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में अब शामिल है। पहले परफॉर्मर में था, अब उससे अच्छा हो गया है यानी फ्रंट रनर। अभी भी अचीवर में नहीं आया है, फ्रंट रनर में है यानी कि सबसे आगे चलने वाले में, जिसका स्कोर 67 है। और 2018 से 23-24 की बात करें तो सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य यूपी है, जो कि लगभग 25% की स्कोर में वृद्धि किया है। पर जो क्वेश्चन है अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी से संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं था। इसमें ये याद रखिए 20-21 में दोस्तों गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये तीनों ही शामिल थे, गुजरात शामिल नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। बाकी डिटेल में हम थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं। आप देखेंगे जून 2021 में तीसरा एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट 2020 से 2021 ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, और इसका जो टाइटल था वो था पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन। और इस सूचकांक में केरल पहले स्थान पर रहा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ये दूसरे स्थान पर रहे,
आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड ये तीसरे स्थान पर रहे, सिक्किम चौथे स्थान पर तथा महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर। तो आप देखेंगे कि इस पांचों में गुजरात का नाम कहीं भी नहीं है। केरल पहले स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड तीसरे, सिक्किम चौथे तथा महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर है। जुलाई 2024 में जारी, यानी कि अब लेटेस्ट की बात कर रहा है, जो लास्ट ईयर का एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट है 2023 टू 2024 का। इसमें आप देखेंगे कि सबसे अधिक स्कोर 79 के साथ उत्तराखंड और केरल फर्स्ट पोजीशन पे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्कोर 67 है और बिहार का स्कोर सबसे कम है, जो कि 57 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 की बात कर रहा है, कौन सा प्रथम स्थान पर था 2019 में। देखो, अब 19 की याद रहे या ना रहे, लेकिन 24 का जरूर याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार ये रिपीट हो गया। अभी तक हम देख रहे हैं ईयर वाइज ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। तो अगर हम 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो अभी हमने देखा ही था कि 19-20 वाले में केरल पहले स्थान पर। यहाँ देख सकते हैं 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2019 से 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश द्वितीय, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना तृतीय स्थान पर और कर्नाटक चतुर्थ और गोवा एवं सिक्किम पांचवें स्थान पर रहे। जुलाई 2024 वाला मैंने बता ही दिया कि केरल और उत्तराखंड फर्स्ट पोजीशन पर है और सबसे लास्ट में बिहार है 57 रैंक के साथ, और झारखंड भी बिहार से आगे है, इसमें देख सकते हैं 72 है इसका, सॉरी 62 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य, अब धारणीय विकास लक्ष्य भी वही है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है। बताइए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अभी हमने देख लिया कि गुजरात नहीं था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ये सारे थे ही, तो गुजरात यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं जून 2021 में जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार जो ऑप्शन में दिए गए राज्य हैं, इसमें गुजरात को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्य शामिल हैं, और 24 वाला आप जानते हैं, तो 24 वाले में मैं आगे नहीं बताऊंगा। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य या संघ राज्य के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। तो जो हमने देखा था यहाँ पर अलग अलग जो ऑप्शंस थे, जैसे अचीवर था, फ्रंट रनर था, आपका परफॉर्मर था, तो उस तरह से ये वर्गीकृत किया गया है राज्यों को। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है सबसे आगे वाले में। देखिएगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन में अगर आंसर बताना हो तो एक समस्या है आंसर बताने में, क्योंकि जो एसडीजी इंडेक्स है वो प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शंस जो गिवन हैं ये किस वर्ष के लिए पूछे गए हैं ये नहीं दिया गया है। जैसे हर एक वर्ष में आपको अलग अलग दिया जाता है कि कौन आकांक्षी राज्य में है, कौन निष्पादक है, कौन अग्रणी है यानी फ्रंट रनर कौन है, कौन परफॉर्मर है, ठीक है। इस तरीके से कौन अचीवर है, ये हर एक साल के लिए लागू होता है और हर एक साल इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो किस साल के लिए क्वेश्चन है ये नहीं लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर बता पाना पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस गिवन हैं इसमें संबंधित वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए उचित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अगले सवाल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की, ये एमपीपीसीएस 2024 का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास आकांक्षी, यानी कि कितना स्कोर आना चाहिए तो उसको क्या माना जाएगा, किस कैटेगरी में रखने के लिए कितना स्कोर चाहिए। ऑप्शन है आपके पास आकांक्षी के लिए 100, प्रदर्शक परफॉर्मर के लिए 65 से 99 होना चाहिए, अग्रणी के लिए 50 से 64 और अचीवर के लिए 0 से 49। तो ये तो निश्चित तौर पर गलत लग रहा है, क्योंकि अचीवर सबसे इसमें अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसने अपना गोल अचीव कर लिया, अपना जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया। तो निश्चित तौर पर अचीवर उसको मानेंगे जिसका स्कोर हाईएस्ट होगा, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर वाले को हम अचीवर मानेंगे, तो ये तो गलत हो गया। आकांक्षी का मतलब कि उसका मन है कि भाई ठीक है हम
स्कोर करेंगे या फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम ऐसा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, वो आकांक्षा मन में रख रहा है कि ठीक है हम ये मान रहे हैं हमें ऐसा करना है। परफॉर्मर यानी कि जो ये सोचकर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अग्रणी यानी जो आगे चल रहा है और अचीवर की तरफ बढ़ रहा है, अचीवमेंट की तरफ, और अचीवर जिसने प्राप्त कर लिया। तो निश्चित रूप से आकांक्षी का सबसे कम स्कोर होना चाहिए, परफॉर्मर का उससे आगे, अग्रणी का उससे ज्यादा स्कोर और अचीवर का सबसे अधिक स्कोर होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आकांक्षी का 49 के करीब है, प्रदर्शक उससे आगे है, अग्रणी उससे आगे है और अचीवर उससे आगे है, तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे कि आकांक्षी का 64 है, प्रदर्शक 65 है, लेकिन अग्रणी वाले का कम कर दिया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे अग्रणी कम है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी सही होगा। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। आप यहाँ डिटेल में देखें तो यहाँ पर नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियां वर्गीकृत की गई हैं, जिसमें एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट यानी जो हिस्सा ले रहा है ये सोच करके, उसका स्कोर 50 से कम रहता है, यानी अगर किसी राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी का स्कोर 0 to 49 हुआ तो उसको एस्पिरेंट माना जाएगा, आकांक्षी माना जाएगा। परफॉर्मर किसको बोलते हैं? प्रदर्शक जिसका स्कोर 50 to 64 हो, 50 to 64 होगा यानी 50 या उससे अधिक, तो उसको परफॉर्मर माना जाएगा, यानी कि चलिए वो अब एस्पिरेंट से आगे हो गया और परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और फ्रंट रनर यानी आगे किसको माना जाएगा? जिसका 65 से 99 तक हो, और अचीवर तभी माना जाएगा जब वो 100% अचीव कर ले, यानी 100 स्कोर लेके आए, तब उसको अचीवर मानेंगे। नहीं तो अगर 100 से कम हुआ तो फिर उसको फ्रंट रनर, उससे कम हुआ यानी 65 से नीचे हुआ तो उसको हम परफॉर्मर, और 50 से नीचे हुआ तो उसको हम एस्पिरेंट मानेंगे। आई होप की बात ये समझ पाए होंगे आप। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2021 नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? ऑप्शंस हैं आपके पास कोयम्बटूर, चंडीगढ़, इंदौर या फिर शिमला। आपको बता दें दोस्तों कि 2021-22 के अनुसार इंदौर जो है वो इस जो शीर्ष 3 स्थान थे उसमें शामिल नहीं था। कोयम्बटूर, चंडीगढ़ और शिमला जरूर शामिल थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ही शामिल था, तो शिमला रहेगा ही। और चंडीगढ़ का भी स्कोर अच्छा था, कोयम्बटूर का भी स्कोर अच्छा था। आप देख सकते हैं यहाँ डिटेल में, नवंबर 2021 में नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया गया, जिसमें शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आता है, इसका स्कोर 75.5 था, जिस स्कोर के साथ ये पहले स्थान पर था। इसके पश्चात कोयम्बटूर, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में आता है, इसका स्कोर 73.29 था, ये सेकंड। और फिर आप देखेंगे चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम, इनको 72.36 स्कोर मिला था, और इसके अलावा कोची जो केरल के अंदर आता है, इसको 72.29 स्कोर मिला था। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इंदौर का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, तो इंदौर सही उत्तर होगा। अगला सवाल आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030, कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी भारत में 2030 तक के लिए सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत के जो एसडीजी गोल्स हैं यानी सतत विकास लक्ष्य जो हैं, वो आपके कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है, या भारत सरकार द्वारा कुल 17 ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसको एसडीजी गोल बोला जाता है, ठीक है, एसडीजी गोल्स या एसडीजी आप कह सकते हैं सीधे सीधे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्य। तो इसमें 17 टोटल टारगेट बनाए गए हैं, जिसमें से अलग अलग चीज़ों के लिए है, जैसे शिक्षा के लिए टारगेट है, गरीबी हटाने के लिए टारगेट है, भुखमरी हटाने के लिए टारगेट है, लैंगिक समानता के लिए टारगेट है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए टारगेट है। तो ऐसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करने के लिए कौन सा टारगेट इसमें से बनाया गया है? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन ए यानी एसडीजी 6। अब आगे हम देखेंगे 1 बाय 1 करके 17 एसडीजी क्या है। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि सतत विकास लक्ष्य जो आपका 6 नंबर वाला लक्ष्य है, टोटल मैंने बताया कि 17 लक्ष्य रखे गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे ही जो 6th गोल है अपना, वो 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल
और साथ ही साथ स्वच्छता उपलब्ध कराने का सतत प्रबंधन करता है, यानी कि इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, इसको सुनिश्चित करता है। अगला सवाल अगर आप देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, और ये भी 2024 का क्वेश्चन है, आपको बता दें दोस्तों। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 9, मैंने बोला था ना कि एसडीजी 17 तक है टोटल, ये किसको दर्शाते हैं? पहला तो निश्चित तौर पर गरीबी उन्मूलन को दर्शाता है, नो पॉवर्टी, तो कोई गरीबी नहीं, ये दोनों तो गलत हो गया, कोई गरीबी नहीं ये रहेगा है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है भूख से मुक्ति यानी जीरो हंगर का, तो कोई भूखमरी नहीं, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, कोई गरीबी नहीं ये तीसरा है, सॉरी दूसरा है। कोई गरीबी नहीं पहला, यानी कि नो पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन, और कोई भूखमरी नहीं यानी कि जीरो हंगर, ये है सेकंड पे। तो ऑप्शन ए इसके अकॉर्डिंग सही है। आपको मैं दिखा देता हूं कि भारत के जो 17 एसडीजी गोल्स हैं 17, वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका यहाँ पर जो गोल वो है गरीबी उन्मूलन का, यानी नो पॉवर्टी। सेकंड है भूख से मुक्ति यानी जीरो हंगर। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली यानी गुड हेल्थ एंड वेल बींग। चौथा एसडीजी है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ है आपके पास लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी। और सिक्स्थ है आपके पास स्वच्छ जल और स्वच्छता यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ है आपके पास अच्छा कार्य और आर्थिक वृद्धि यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सबको अच्छा कार्य मिले, उसके शिक्षा और उसके क्षमता के अनुसार उसको कार्य मिले, और उसके अनुसार उसको आर्थिक वृद्धि यानी कि उसकी सैलरी भी हो। नाइन्थ है उद्योग नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। 10वां है आपके पास असमानताओं की कमी यानी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 11th एसडीजी है आपका सतत शहर और समुदाय यानी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन यानी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपके पास 13th, ये है जलवायु के अनुकूल कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन, यानी जिस प्रकार की जलवायु हो उस प्रकार कार्य किया जाए। 14th है जलीय जीवन यानी लाइफ बिलो वाटर, उनकी सुरक्षा। और 15th है भूमि पर जीवन लाइफ ऑन लैंड। 16th है शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं यानी पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एक मिनट, 17th इसमें नहीं दिया गया है तो मैं 17th आपको बता देता हूँ। 17th एसडीजी एक्चुअली में क्या है कि सबकी भागीदारी उसमें की जाए, जो एसडीजी गोल्स प्राप्त करने हैं उसमें सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित कर। ये जो 17th है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, यानी कि जो एसडीजी गोल्स को अचीव करना है इसके लिए सामूहिक साझेदारी दिखानी होगी, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या आपके राष्ट्र के स्तर पर हो यानी केंद्र सरकार के स्तर पर हो, या फिर वर्ल्ड में पूरे वैश्विक स्तर पर भी बात की जाए ग्लोबल लेवल पे, तो वहां पर भी आपको सामूहिक साझेदारी सभी देशों को दिखानी पड़ेगी एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर है आपके पास सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इधर सतत विकास लक्ष्य है और इधर उसका गोल। अब इधर आपको एसडीजी दिया गया है, एसडीजी का संख्या और इधर उससे संबंधित कार्य। तो एसडीजी 10 है, एसडीजी 13 है, यहाँ पर 14th और 15th। अब देखिए 10 की अगर बात करें, 10 को कैसे याद रखिएगा, जैसे आपने सुना होगा दल बदल वाला कानून, अनुसूची 10 में आता है। दल बदलना क्या है? असमान भाव रखना। तो 10 से आप असमानता का कमी वाला याद रख सकते हैं, ठीक है, असमानताओं में कमी यानी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। तो ये 10 पे है, तो ए को हम किस में मिलाएंगे? तीसरे में। ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि ए को तीसरे में कहाँ कहाँ मिलाया गया है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। बाकी अब बचता है एसडीजी 13, फिर 14th और 15th। तो 14 वाला भी आप याद रख सकते हैं। 14 है आपका लाइफ बिलो वाटर यानी पानी के नीचे जीवन, 14 पर है लाइफ बिलो वाटर, और 15 पे क्या है? लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड यानी भूमि पर जीवन या जमीन पर जीवन। तो ये याद रख सकते हैं। अब 14 को मिला दिया हमने, 14 यानी कि सी को मिला दिया हमने चौथे में, तो सी को चौथे में यहाँ भी है, यहाँ भी है। और डी को किस में मिलाया? जमीन पर जीवन यानी लाइफ ऑन लैंड, ये 15वें को। 14 15 आप याद रखिए, 14 है पानी के नीचे यानी समुद्री जीव, और 15 है जमीन पर रहने वाले जीव। तो ये हो गया 14 15। तो 15 को हमने दूसरे में यानी कि डी को सेकंड में मिलाया गया, तो डी के सामने दूसरा होगा, तो ऑप्शन सी सही है इस हिसाब से।
ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 10वां असमानताओं में कमी, 11 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है जलीय जीवन यानी लाइफ बिलो वाटर और 15th है जमीन पर जीवन लाइफ ऑन लैंड। अगला सवाल आप देखेंगे 15th नंबर उसी टाइप का है जो कि राजस्थान पीसीएस 2024 का सवाल है। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 17 जो मैंने बताया उसमें से एसडीजी विशेष रूप से स्थलीय जीवन, देखिए लाइफ ऑन लैंड पर केंद्रित है। आ गया ना, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ाना है। मैंने बोला था क्या 14-15 याद रखिए, 14 है लाइफ बिलो वाटर और 15 क्या है लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, तो आपका 15 सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एसडीजी 15। यहाँ पर देखेंगे सतत विकास लक्ष्य 15 यानी कि एसडीजी 15 जिसे भूमि पर जीवन लाइफ ऑन लैंड के रूप में भी जाना जाता है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, बहाली एवं अस्थायी उपयोग को बढ़ावा देने, जंगलों का अस्थायी प्रबंधन करने, मरुस्थलीकरण से निपटने तथा जैव विविधता के नुकसान को रोकने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य स्थलीय एवं अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्र भूमि, पहाड़ों तथा शुष्क भूमि का संरक्षण, बहाली एवं टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना है। यहाँ पर 14 एसडीजी 14 जो है लाइफ बिलो वाटर, 15 आपने देख लिया लाइफ ऑन लैंड और 16 क्या है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और 13th क्या है क्लाइमेट एक्शन यानी कि जलवायु क्रिया, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। यानी कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका जो प्रभाव पड़ता है समाज पर या पर्यावरण पर, उस पर एक्शन लेना और वो भी तुरंत एक्शन लेना, अर्जेंट एक्शन लेना। अगला सवाल है आपके पास 2030 एसडीजी 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। अब पहले आपको लक्ष्य 4 यानी जो एसडीजी 4 है वो पता होना चाहिए कि क्या है, तब तो उसके लिए आप देखेंगे कि क्या जरूरी है। एसडीजी 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन यानी कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, शिक्षा को निःशुल्क कर सकते हैं और अनिवार्य बना सकते हैं, या फिर स्कूल में बुनियादी ढांचे जो हैं उसको सुधार किया जाए और डिजिटल परिवर्तन को अपनाया जाए, कृषि कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए और प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि किया जाए। अब आप एक चीज समझिए यहाँ पर, क्वेश्चन देख के और अगर एसडीजी 4 आप समझ गए तब तो ये आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बताओ अगर शिक्षा से संबंधित बात है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो आप बताओ कि शिक्षा को निःशुल्क किया जा सकता है, निःशुल्क चलो करें ना करें लेकिन अनिवार्य तो बनाना ही पड़ेगा। अनिवार्य और कुछ हद तक निःशुल्क रखना पड़ता है, जैसे जहाँ पर सभी लोग नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे स्टार्टिंग पीरियड का आप देखेंगे कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को आवश्यक शिक्षा प्रदान करना यह संविधान भी कहता है। तो निःशुल्क बनाना भी आवश्यक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी अनिवार्य बनाना है कि सभी को शिक्षा ग्रहण करना ही है। तो ये तो सही है। स्कूल का बुनियादी ढांचा सुधार करना और आने वाले समय के अनुसार डिजिटल चेंज लाना, उसमें ये भी सही है। कृषि कार्यक्रम से इसको कोई लेना-देना नहीं है, न ही प्रौद्योगिकी के निवेश से इसको कोई लेना-देना है। तो केवल पहला और दूसरा यानी कि आप देखेंगे कि ऑप्शन पहला सही है और ये यूपी पीसीएस 2024 का सवाल है। आप देख सकते हैं कि 2024 में भी लगभग उत्तराखंड पीसीएस में आपको क्वेश्चन मिल गया, राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन मिल गया, यूपी पीसीएस में मिल ही गया आपको क्वेश्चन, एमपी पीसीएस में मिल ही गया 2024 में, समझिए। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपके पास जो कथन है वो है वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा कथन है आपके पास वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि वैश्विक सूचना संरचना जिसकी बात की गई है यहाँ पर, इसके साथ साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी जो व्यवस्थाएं होती हैं और जो क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचनाएं होती हैं, उनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा हर एक वर्ष संधारणीय विकास लक्ष्य जिसको हम एसडीजी भी बोल रहे हैं, एसडीजी
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये प्रति वर्ष ये वर्ल्ड लेवल पे यानी कि ग्लोबल लेवल पे इसको प्रस्तुत किया जाता है। और जैसे आपने देखा होगा कि 2023-24 या 2024 में जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, इसमें पहला स्थान किसको मिला है? फिनलैंड को। और भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? इसमें 109वां। ठीक है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया है। लेकिन दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये बोल रहा है कि वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर एक तिमाही। तिमाही बिल्कुल भी गलत है, सॉरी बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। तिमाही रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया जाता है। चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन करने हेतु प्रस्तुत की जाती है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये चीज हर एक 4 सालों पर ही किया जाता है। इसमें तिमाही नामक कोई वर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन ए को हम सही लगाएंगे और ये यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हुआ। आप देख सकते हैं कि वैश्विक संधारणीय रिपोर्ट विकास रिपोर्ट जो है GSDR, ये प्रति तिमाही नहीं बल्कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। अगला सवाल अगर हम देखें, संवृद्धि की सीमा यानी लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रंटलैंड आयोग या फिर एजेंडा 21। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम द्वारा लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। अब यहाँ अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो आप देखिएगा कि अप्रैल 1968 की बात है, जब 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, 10 देश और व्यक्तियों की संख्या कितनी? 30। इनका एक ग्रुप था जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी और प्रशासक, ये सभी लोग शामिल थे, कि रोम के एकेडमिया डी लिंसी, जगह का नाम है दोस्तों एकेडमिया डी लिंसी, में बैठक हुई। इस स्थान पर बैठक हुई और इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम, चूंकि ये रोम में बैठक हुआ तो क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। ये जो बैठक हुआ था यही आगे चल के क्लब ऑफ रोम के रूप में विकसित हुआ और इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसकी बात की गई थी क्वेश्चन में, इसका प्रतिपादन किया गया था। द लिमिट्स टू ग्रोथ यानी कि कितना ग्रोथ करना चाहिए, इसका एक लिमिट होना चाहिए। अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मिडोज 1972 के अनुसार विश्व जनसंख्या, औद्योगिकरण, प्रदूषण, खाद्यान्न उत्पादन और संसाधन अवक्षय में यदि वर्तमान प्रवृत्तियां अपरिवर्तित रूप से बनी रहती हैं तो हमारे ग्रह पर संवृद्धि की परिसीमाएं आ जाएंगी। अब ये अगले कितने समय में आएंगी ये आपको बताना है। एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि मिडोज जो हैं, इन्होंने 1972 में अपना स्टेटमेंट दिया था। इनके अकॉर्डिंग विश्व की जनसंख्या, औद्योगिकरण, प्रदूषण, खाद्यान्न उत्पादन और संसाधन का अवक्षय यदि वर्तमान यानी कि इस टाइम के अनुसार, उस टाइम पर जिस हिसाब से उसका यूसेज चल रहा है इन सभी चीजों का, या जो जिस रेट से ये बढ़ रही हैं, प्रदूषण की बात कर लो या फिर संसाधन अवक्षय की, अगर ये उसी रेट से बढ़ती रही यानी कि ये अपरिवर्तित रूप से बनी रही, वैसे ही बढ़ती रही, तो हमारे ग्रह पर समृद्धि की परिसीमाएं कितने समय में आ जाएंगी, यानी कितने समय में वो अपने आखिरी स्टेज में पहुंच जाएगा। उसके बाद यूज करने के लिए वो एनर्जी या फिर वो चीज, वो रिसोर्स हमारे ग्रह पे नहीं बचेगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर है 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 150 ईयर्स और 200 ईयर्स। तो आपको बता दें कि मिडोज का जो उस समय का रिपोर्ट था 1972 का, उसमें इन्होंने 100 वर्षों का लक्ष्य बताया था कि 100 ईयर्स में ये आपका अपने आखिरी स्टेज में पहुंच जाएगा। बाद में ये हालांकि 2004 में आके इसको इन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया और बोला कि अब ये नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए रहेगा। तो आप देखें कि ये क्वेश्चन चूंकि 1998 का है यूपीएससी प्री का, तो उस समय के हिसाब से 100 ईयर्स आंसर होगा, लेकिन अभी अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको 30 ईयर्स आंसर मार्क करना है। अब आगे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आप देखें कि 1972 में जो लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक लिखी गई थी, उसके लेखकों में से एक थे मिडोज। इन्होंने ये बताया था कि विश्व की जनसंख्या प्रवृत्ति यानी कि जिस रेट से जनसंख्या बढ़ रही थी उस समय, औद्योगिकरण, प्रदूषण आदि की वर्तमान प्रवृत्तियों का अगर स्थिति यथावत रहता है, वैसा ही रहता है, तो अगले 100 वर्षों में संवृद्धि की परिसीमा आ जाएगी, जिसमें भूख और आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमों में भारी वृद्धि होगी। मिडोज महोदय द्वारा 2004 में इस सीमा को घटाकर 30 ईयर्स तक कर दिया गया।
तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो बोल रहा है पर्यावरणीय कुजनेट्स कर्व, ठीक है, पर्यावरणीय कुजनेट्स पर्व, ये होता क्या है? ये पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के बीच में रिलेशन को दिखाता है। अब इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि ये जो कर्व है ये किस टाइप का होता है, इसका शेप कैसा होता है? ऑप्शन है उल्टा यू के टाइप का शेप होता है, या उल्टा वी जैसा, या फिर उल्टा एल जैसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसका आकार जो होता है वो इस टाइप का होता है, तो इसको हम उल्टा यू बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इज द आंसर। हाँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डायग्राम सर्च किया है, ठीक है, और ये उल्टा यू टाइप का है। यहाँ पर ये जो आपका वाई एक्सिस जिसको हम बोलते हैं ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को दिखा रहा है, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर ये इनकम पर कैपिटा को दिखा रहा है। आप देखेंगे कि ये उल्टा यू टाइप का है जिसमें इन्वायरमेंट जो वर्जन है ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसके बाद ये धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक बार ये बढ़ता है और घटता है, तो ये ओवरऑल उल्टा यू टाइप का शेप बनाता है। हाँ, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं बुक की, तो आप देखेंगे पर्यावरणीय जो, देखिए पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र जो है जिसको ई के सी बोला जाता है, ये पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तथा प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। आर्थिक समृद्धि के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण एवं पर्यावरण के अन्य मानवीय प्रभावों में वृद्धि हुई, जो हमने देखा था इस टाइप से, पहले ये बढ़ते गया इस तरीके से, लेकिन आर्थिक समृद्धि के एक स्तर के पश्चात, एक स्तर जिसको हम टर्निंग पॉइंट बोल रहे थे, टीपी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, उसके बाद ये उल्टा हो जाता है यानी रिवर्स हो जाता है, और उच्च आय स्तरों पर आर्थिक समृद्धि से पर्यावरण में सुधार प्रदर्शित हुआ। इसका अर्थ यह है कि पर्यावरणीय प्रभाव या प्रति व्यक्ति उत्सर्जन प्रति व्यक्ति जीडीपी का उल्टा यू आकार का फलन है यानी कि फंक्शन है, तो ये ओवरऑल ऐसे बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो 21 है। इसमें पूछा जा रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को ए और दूसरे को आर यानी कि कारण कहा गया है। आपका यहाँ पर कथन जो है ये है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। इसका कारण बताया जा रहा है कि आखिर क्यों यह महत्वपूर्ण है। कारण समझिए, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करे। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा है तो आपको जरूर पता होगा, स्टार्टिंग में ही मैंने सतत विकास का मीनिंग समझाया था, डेफिनेशन भी समझाया था, और अगर आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर पहले कथन में आपको, या फिर कथन में यही बोला गया है कि सतत विकास जो है वो मानव समाज के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण बताया गया है कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतत विकास का मतलब ही होता है जो आने वाले जनरेशन की जरूरतों को भी पूरा करे, या फिर उसके जरूरतों को बिना प्रभावित किए वर्तमान समय का जो जनरेशन है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो ये कारण भी निश्चित तौर पर सही है, कथन तो सही है ही, इसलिए हम बोलेंगे कि ए और आर दोनों सही है, और साथ ही आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट, जो कि आवर कॉमन फ्यूचर है, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ब्रंटलैंड कमिटी है उसी के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार सतत विकास का अर्थ जो है वो ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करे। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संधारित की जा सके। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप मान लीजिए हमने ऐसा विकास किया कि अभी जो अपना जनरेशन चल रहा है इस जनरेशन में विकास अपने
पीक पॉइंट पर पहुंच जाए, यानी कि बहुत ज्यादा विकास हो जाए और इस विकास को करने के चक्कर में जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका यूज कर लिया जाए, यानी अब आगे के लिए रिसोर्सेज नहीं बचे। तो एक ऐसा फिर टर्निंग पॉइंट आएगा जब ये विकास नीचे की तरफ आ जाएगा और बिल्कुल सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब इसके बाद का जो जनरेशन आ जाएगा उसके लिए फिर से अब जीरो से स्टार्ट करना होगा, विकास को आगे बढ़ाने के लिए उसको जीरो से फिर शुरू करना होगा। तो ये विकास किसी काम का नहीं रहा और ना ही इसको हम सतत विकास मानेंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आने वाली पीढ़ियों को या उनके पर्यावरण को या उनकी आवश्यकताओं को बिना प्रभावित किए हम वर्तमान समय में विकास कर सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। फिर से पहला जो है ए वो कथन है और दूसरा कारण है आर। कथन क्या है? सतत विकास की अवधारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। दूसरा है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। अब अगर आपको याद हो, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था सतत विकास की अवधारणा, हालांकि ये अवधारणा पहले प्रस्तुत की गई थी लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय निश्चित तौर पर ब्रंटलैंड कमेटी को जाता है। ब्रंटलैंड आयोग जो था उसने अपने रिपोर्ट में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसमें बताया गया कि सतत विकास का अर्थ क्या है। अभी हमने उसका तात्पर्य पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके आवश्यकताओं को बिना क्षति पहुंचाए या बिना प्रभावित किए वर्तमान समय में ग्रोथ करना ही सतत विकास माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा इसको और फेमस बनाया गया। तो इसका कथन तो सही है, कारण क्या बताया जा रहा है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है, निश्चित तौर पर गलत है। विकास की सीमाओं यानी द लिमिट्स टू ग्रोथ, ये अभी हमने पढ़ा था कि ये जो इसका जो प्रतिपादन किया गया था या इसको जो दिया गया था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्लब ऑफ रोम। अभी हमने पढ़ा था ना, क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसको बनाया गया था या इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी या ये बुक प्रस्तुत किया गया था, लिमिट्स टू ग्रोथ। तो यहाँ दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। तो हम देखेंगे जहां पर भी पहला सही और दूसरा गलत मिल जाए, ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी सही है। और ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, यूपी पीसीएस 2024 का। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा जीव विज्ञानी पॉल इरलिच और साथ ही साथ एनी इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब से हुआ। लेकिन इस अवधारणा का मतलब सतत विकास की अवधारणा का वास्तविक रूप से विकास कब होता है? 1987 में, जब ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए पहला तो सही है, लेकिन समृद्धि की सीमाओं यानी विकास की सीमाओं द लिमिट्स टू ग्रोथ, इसका प्रतिपादन क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया था। इसलिए आप देखेंगे दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? तो आपको बता दें, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1980, 87, 1992 या फिर 1998। आपको तो पता है ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1987 में जो ब्रंटलैंड कमेटी थी इसने इसको और फेमस बनाया। जब इसका यानी सतत विकास का मीनिंग इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया तो निश्चित तौर पर 1987 से पहले ही ये चीज सतत विकास आ गया था। तभी तो इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, इनके द्वारा दिया नहीं गया था ये वर्ड, ये पहले ही आ चुका था, इनके द्वारा बस एक्सप्लेन किया गया। तो 1987 से पहले जो होगा वो 1980 ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। आई होप ये आप बात समझ पाए होंगे। हाँ, आप एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे दोस्तों, सतत विकास की अवधारणा बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं, गरीबी एवं असमानता के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों और मानवता के लिए स्वस्थ भविष्य के बारे में चिंताओं के मध्य वैश्विक संबंधों की बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। सतत विकास से अभिप्राय एक ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। सतत विकास पहली बार ये जो वर्ड है ये वर्ष 1980 में एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज जिसको वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बोला जाता है उसमें पाया गया, यानी कि इस दस्तावेज में पाया गया था, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन
कॉन्वर्सेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड के समर्थन में प्रकाशित कराया गया था। तो 1980 में ये वर्ड आ गया था। 1980 में कौन सा वर्ड? सतत विकास। और इसको 87 में और ये फेमस हो गया जब ब्रेंटलैंड कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अगला सवाल है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, समपोषणीय विकास या मानव विकास? अब देखिए, आर्थिक का तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना, यानी कि बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत ही एक समझ सकते हैं कि एक अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला क्या गया है कि वर्तमान यानी कि अभी के समय में, अभी के टाइमिंग में जो भी मानव जाति है उसकी सुखों का परित्याग किए बिना, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि भविष्य के लोगों के लिए, यानी कि आने वाले जनरेशन के लिए हमें रिसोर्सेज की बचत करनी है। मान लीजिए हमें कोयला का बचत करना है, पेट्रोल का बचत करना है या फिर जल का बचत करना है, तो ऐसा नहीं है कि आज से ही हम इनका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने सुखों का परित्याग कर दें और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए ये चीजें बचा लें। तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि वर्तमान में भी सुखों का परित्याग नहीं किया जाए, यानी कि सुखों को त्याग नहीं किया जाए सुखों का, और भविष्य के लिए, यानी भविष्य में जो जनरेशन आगे आएंगी, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत किया जाना है। यानी आज भी उपयोग में हो आ जाए और आने वाले समय में भी बचा रहे, ताकि आने वाले समय में भी आने वाली पीढ़ियां इस्तेमाल कर सकें। इस अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो इसमें आर्थिक का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि केवल यह पैसे से रिलेटेड मामला ही नहीं है, और ना ही इसको मानव विकास हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे समपोषणीय विकास। ठीक है। यहाँ आप सोचेंगे कि समपोषणीय विकास क्या है, तो देखिए ये एसडी यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसी को अलग अलग हिंदी में बोला जाता है, अलग अलग शब्द है, जैसे समपोषणीय विकास हो गया, सतत विकास हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं, या ये सारे वर्ड जो हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही यूज हो रही हैं। आप एक्सप्लेनेशन में ये चीज देख पाएंगे और समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है, आप देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी समपोषणीय विकास की अवधारणा का प्रारंभ 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव विज्ञानियों पॉल आर इरलिच और एनी एच इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब से हुआ। यानी कि इस अवधारणा, ये जो समपोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये कब आपका स्टार्ट हुआ या फिर कब ये प्रारंभ हुआ? तो आप देखेंगे 1962 और 1968। 1962 में ये पहली बार यूज किया गया था इस कॉन्सेप्ट का साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक में, जो कि रचेल कार्सन द्वारा लिखा गया था। फिर 1968 में दो जीव विज्ञानी थे, पॉल आर इरलिच और एनी एच इरलिच, इनकी बुक जो द पॉपुलेशन बॉम्ब था उसमें इसका चर्चा किया गया। लेकिन वास्तविक रूप से इसका विकास, यानी कि ये जो चर्चा में आया ये वर्ड या फिर ये कॉन्सेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये 1987 के ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा इसको और चर्चा में लाया गया, जब इन्होंने अपना एक रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर प्रस्तुत किया। समपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है, जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके, यानी कि कम से कम उसका क्षय हो सके। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की हम बात करें, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, यानी कम से कम उसका क्षय हो। यह किस प्रकार का विकास है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ा सतत विकास। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन डी सही है, और ये चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया। तो आई होप कि हमें यहाँ इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको अगर जरूरत है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये कह रहा है संसाधनों का उपयोग, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है और आंसर भी सेम होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ता हूं। देखिए दोस्त, धारणीय विकास, अब धारणीय विकास का मतलब भी एसडी से है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। भावी पीढ़ियों
कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये बात तो हम समझ ही रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी की जो आवश्यकताएं हैं उसको बिना प्रभावित किए वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसे विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, समावेशी विकास, वैश्वीकरण या फिर धारण क्षमता। देखो, वैश्वीकरण से तो लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक ना ही या इसका न्याय से कोई लेना देना है और सशक्तिकरण से डेवलपमेंट का मामला है। समावेशी विकास भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। समावेशी विकास दूसरा वर्ड है यहाँ पर। धारण क्षमता सही उत्तर है। इसको हम एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर देते हैं। आप देखिएगा कि धारण क्षमता या फिर वहन क्षमता का अर्थ किसी विशेष संसाधन द्वारा अपने भीतर जीवों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता से है। यानी कि कोई एक पारिस्थितिक तंत्र ले लीजिए या कोई भी संसाधन जो अपने भीतर कितने जीवों को बनाए रख सकता है। अतः इसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं को पारिस्थितिकी तंत्र के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर पूरा किया जाता है। यानी कि अभी जिस पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग रह रहे हैं उसको बिना नुकसान पहुंचाए हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, वही है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो निश्चित रूप से ये धारण क्षमता से रिलेटेड है और इससे जुड़ा हुआ मामला है। आप एक बात बताइए, अभी जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको हम पूरी तरीके से नष्ट करके अपना अगर विकास कर लें तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके विकास पर यहाँ पर असर पड़ जाएगा। और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही तो पढ़ा है कि आने वाली पीढ़ियों के विकास पर भी असर ना पड़े और वर्तमान समय में भी विकास हो, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये निश्चित तौर पर धारण क्षमता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतत विकास का आधार क्या है, बेस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? अगर आप ऑप्शन देखें, सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण या इनमें से कोई नहीं। एमपीपीसीएस ने सवाल पूछा है और बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से ये वीडियो देखा है तो आप एक ही चुटकी बजा के इसका आंसर बता सकते हैं, और नहीं बता पाए तो इसका मतलब आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा है। यहाँ पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा था और पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाना, आने वाले जनरेशन के लिए भी पर्यावरण को सुरक्षित रखना और वर्तमान समय में भी पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए अपना विकास करना। तो निश्चित तौर पर ये पर्यावरण से रिलेटेड है और इसका बेस जो है वो इन्वायरमेंट ही है। अगर हम डिटेल में बात करें तो आप देखिएगा कि सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ वही फिर से घिसा पिटा लैंग्वेज है। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं कि 1962 में एक वैज्ञानिक थे रचेल कार्सन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी साइलेंट स्प्रिंग। इसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। आगे चल के 1968 में दो जीव विज्ञानी थे, एक पॉल इरलिच और दूसरे एक और इरलिच थे, दोनों ने मिलकर के एक बुक लिखा था द पॉपुलेशन बॉम्ब। इसमें इन्होंने और डिटेल में इसके बारे में बताया, लेकिन इसका जो वास्तविक रूप से विकास हुआ वो 1987 में ब्रंटलैंड कमेटी का एक रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के प्रकाशन में हुआ। सतत विकास का अर्थ यहाँ पर समझाया गया है, जो हमने पीछे कई सारे क्वेश्चन में लगातार रिपीट कर दिया है। इसलिए आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। और आगे मैं बढ़ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 29 नंबर, अस्थाई विकास। अब यहाँ अस्थाई विकास का मतलब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था ये प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड है, ये सारे ही गलत हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है और ये पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ आपसे पूछा गया है निमराना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, यह अवस्थित है कहाँ पर? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर यूपी में? तो आपको बता दें कि नीमराना जो है ये राजस्थान में अवस्थित है। आगे हम और अच्छे से इसके बारे में देख लेते हैं। नीमराना जो है ये राजस्थान राज्य के अलवर जिले
में अवस्थित है और यहाँ पर किए गए लगभग सभी विकास कार्य जो हैं वो टिकाऊ आर्थिक विकास का मतलब स्थिर आर्थिक विकास या सतत आर्थिक विकास से है, इसके मॉडल पर ये आधारित है। तो नीमराना जो है ये जगह का नाम है जो अलवर जिले में स्थित है राजस्थान में, और यहाँ जो भी विकास से संबंधित कार्य हैं वो निश्चित तौर पर सभी टिकाऊ आर्थिक विकास पर के मॉडल पर आधारित हैं। अगले सवाल की अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 32, पोषकीय यानी कि सस्टेनेबल, जिसको समपोषीय भी कई बार लिखा जा रहा है, स्थिर भी बोला जा रहा है, या संधारणीय बोला जा रहा है, या फिर सतत। तो सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए यहाँ विकास को छोड़कर पर्यटन को लिया गया है। ऑप्शन क्या है आपके पास? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, या फिर बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना। अब देखिए ये तो निश्चित तौर पर गलत ही है। अगर बड़े पैमाने पर पर्यटन की व्यवस्था किया जाएगा तो यात्रा का प्रबंधन लघु पैमाने पर क्यों किया जाएगा भाई? उसको भी अच्छे पैमाने पर करना होगा। तीसरा है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। निश्चित तौर पर यही सही होगा, क्योंकि देखिए सांस्कृतिक अखंडता यानी सांस्कृतिक तौर पर जो एकता है उसको भी बनाए रखना, और जो पारिस्थितिक प्रक्रिया है उसको भी बनाए रखना, पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाना, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन और साथ ही साथ पर्यावरण का प्रबंध करना। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सस्टेनेबल जहां भी लगा हुआ है तो आप समझिए कि वहां पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात जरूर होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आप देखेंगे यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन में जो प्रोवाइड किया गया है, पोषकीय यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंधन करना। UNWTO द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। आप ये 12 लक्ष्य देख सकते हैं। पहला है आर्थिक व्यवहार्यता यानी कि इकोनॉमिक वायबिलिटी, स्थानीय समृद्धि यानी कि लोकल प्रॉस्पेरिटी, रोजगार की गुणवत्ता यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, सामाजिक समानता यानी कि सोशल इक्विटी, आगंतुक पूर्ति यानी कि विजिटर फुलफिलमेंट, स्थानीय नियंत्रण यानी लोकल कंट्रोल, सामुदायिक भलाई यानी कि कम्युनिटी वेलबींग, सांस्कृतिक समृद्धि यानी कि कल्चरल रिचनेस, भौतिक अखंडता यानी फिजिकल इंटेग्रिटी, जैविक विविधता अर्थात बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, संसाधन दक्षता यानी कि रिसोर्स एफिशिएंसी, तथा पर्यावरणीय शुद्धता इट मीन्स इन्वायरमेंटल प्यूरिटी। तो ये 12 ऐसे गोल्स हैं जो UNWTO द्वारा रखा गया है, किसके लिए? पोषकीय पर्यटन को फिक्स करने के लिए या उसके निर्माण हेतु। ये 12 चीजों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण करना होगा। अगली क्वेश्चन की बात करें हम दोस्तों, MPPCS 2020 का क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था, नीला जब भी आए तो समझिए इसका अर्थ वाटर से है या इसका रिलेशन समुद्र से है। तो समुद्री संसाधन, नीली अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है। इसका आंसर है दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे के साथ मिलकर भारत ने समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। देखिएगा दोस्तों 18 फरवरी 2020 को भारत के तत्कालीन भूविज्ञानी मंत्री जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन, और नॉर्वे के जो तत्कालीन जलवायु और पर्यावरण मंत्री थे रूट वेटन ने सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे कार्यबल यानी टास्क फोर्स की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त पहल के तहत समुद्री कचरे के निपटान हेतु कई परियोजनाएं पहले से भी चल रही थी। ध्यातव्य है कि सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे कार्यबल को जनवरी 2019 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। तो नॉर्वे और भारत के बीच में जो समुद्री अर्थव्यवस्था है या नीली अर्थव्यवस्था है, समुद्री संसाधनों के विकास हेतु एक संयुक्त टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है या शुरुआत किया गया है, ये याद रख सकते हैं आप। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? ऑप्शन है आपके पास
जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, यानी कि जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक होना। दूसरा है इसके भवनों, यानी कि समाज में जो भवनें हैं या फिर देश के अंदर किसी विशेष समाज की बात की जा रही है, भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, यानी भवन अच्छे अच्छे हो, आधारिक संरचनाएं और भी अच्छी हो और मशीनों, तरह तरह की मशीनों का स्टॉक हो, तब हम बोलेंगे कि उसके पास पूंजी ज़्यादा है, सोशल कैपिटल ज़्यादा है। या फिर जनसंख्या में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे अगर, तो हम बोलेंगे कि सामाजिक पूंजी अच्छा है या ज़्यादा है। या फिर कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का अमाप, यानी कि कार्यशील लोगों का जनसंख्या अगर अधिक हो तो हम बोलेंगे कि सोशल कैपिटल अधिक है। या फिर समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर ऊंचा हो, तब हम बोलेंगे कि सोशल कैपिटल अधिक है। तो ये सारे ऑप्शन आप पढ़ के निश्चित तौर पर ये समझ पाए होंगे दोस्तों कि इनमें से जो सबसे जरूरी सेंटेंस है वो है ऑप्शन डी का, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। अब मान लीजिए कि एक किसान है या फिर एक व्यापारी को ले लो, एक व्यापारी है, अगर वो चावल बेच रहा है, मान लीजिए चावल या कोई भी उत्पाद सामग्री बेच रहा है। अब समाज में बाकी जो लोग हैं अगर उनको भरोसा ही नहीं है कि इसका चावल सही है, उसको ये भरोसा दिला दिया जाए कि ये चावल में मिलावट कर रहा है या फिर चावल में तरह तरह की दवाइयां मिला करके बनाया है या डुप्लीकेट है, तो कौन उसको खरीदने आएगा? कोई नहीं खरीदेगा। आप किसी भी चीज को इस यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं। तो सोशल कैपिटल बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि समाज में आपसी भरोसा हो और सामंजस्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो निश्चित तौर पर सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इस चीज को समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिए बीच में जो लिखा गया है, सामाजिक पूंजी का अर्थ है समाज के लोगों के बीच। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ये उतने अच्छे से विजिबल नहीं है। देखिए, सामाजिक पूंजी की बात कर रहा है। अब सामाजिक पूंजी का अर्थ क्या है? लोगों के बीच क्या क्या होना चाहिए? लोगों के बीच देखिए, पहला परस्पर विश्वास, यानी एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। साझी पहचान की भावना होनी चाहिए। अंतर वैयक्तिक आदि संबंध होना चाहिए और एक साझी समझ भी होना चाहिए। परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए और साझा मूल्य भी होना चाहिए। तभी जा करके हम बोलेंगे कि सामाजिक पूंजी जो है वो अच्छे स्तर का है। अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, यहाँ पर पूछा जा रहा है मानव पूंजी निर्माण की व्याख्या किस रूप में की जा सकती है? किसी देश की व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं उसके रूप में हम बोल सकते हैं। यानी मानव पूंजी के बारे में बात कर रहा है, तो बताइए किसी देश की क्या व्यक्ति जो है वो अधिक पूंजी का संचय यानी कि अधिक पूंजी अपने पास स्टॉक करके रखता है। दूसरा है किसी या फिर देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, तब हम बोलेंगे कि मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है। यानी उस देश के लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है, कौशल बढ़ रहा है और उनकी एफिशिएंसी में भी वृद्धि हो रही है। और गोचर धन का संचय हो रहा या फिर अगोचर धन का संचय हो पाता है। ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन है दोस्तों केवल पहला और दूसरा, या फिर केवल दूसरा, या दूसरा और तीसरा, या फिर 1, 3 और 4। अब यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले बताओ कि किसी देश का कोई व्यक्ति है अगर वो अधिक पूंजी अपने पास इकट्ठा कर लेता है, तो क्या हम बोलेंगे कि उस देश के मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है? निश्चित तौर पर नहीं बोलेंगे। किसी व्यक्ति के पास अधिक पूंजी के होने से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक निश्चित समूह के व्यक्तियों के पास ही अगर अधिक पूंजी हो जाए और बाकी व्यक्तियों के पास पूंजी नहीं रहे, तो हम कैसे बोलेंगे कि उस देश में मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि देश के लोगों का अगर ज्ञान बढ़ेगा, कौशल बढ़ेगा और क्षमता बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वहां पर देखो, मानव पूंजी निर्माण का मतलब ही हुआ, सवाल मानव पूंजी निर्माण से था, ठीक है, मानव पूंजी निर्माण। तो मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल का निर्माण कब बोलेंगे? जब ह्यूमन का खुद का विकास हो, यानी मानव का खुद का विकास होगा तभी तो उसकी पूंजी का भी विकास होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मानव पूंजी का अर्थ मानव के विकास से है, और मानव के विकास का मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं है, ज्ञान का
विकास हो, कौशल का विकास हो, एफिशिएंसी बढ़े, तब हम बोलेंगे मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है। तो दूसरा तो यहाँ पर सही है ही। अगर आप दूसरे के हिसाब से भी आप देखोगे कि तो जहाँ पर भी दूसरा नहीं है वो गलत हो जाएगा, जैसे ये गलत हो गया, जहाँ पहला है वो भी गलत है तो ये भी गलत हो गया, इसमें केवल दूसरा ही है, यहाँ दूसरा और चौथा है। तो देखो अब तीसरे और चौथे में बात करें तो गोचर धन के संचय होने से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर अगोचर धन का संचय होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 भी सही है। इसलिए हम बोलेंगे कि इस सवाल में जो सही उत्तर हुआ दोस्तों वो है ऑप्शन सी। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों, मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण का तात्पर्य देश के लोगों में कौशल संवर्धन तथा उनकी समझ एवं क्षमताओं के विस्तार से है। अब देखिए, मानव पूंजी निर्माण का अर्थ समझाया गया है कि मानव पूंजी निर्माण तभी हम मानेंगे जब लोगों में कौशल संवर्धन यानी कौशल और उनकी समझ, उनके ज्ञान, उनकी क्षमता, इन सभी में वृद्धि हो, तब हम बोलेंगे कि मानव की पूंजी में का निर्माण हो रहा है या पूंजी में वृद्धि हो रहा है। किसी देश के लोगों को सामान्य सामान्य श्रमिक से एक अधिक दक्ष एवं कुशल व्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने हेतु तो उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण से देश में अगोचर संपत्तियों, अगोचर संपत्ति का मतलब इंटेंजिबल एसेट्स से है। इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि अगोचर संपत्ति का अर्थ क्या हुआ, जैसे ज्ञान, नैतिकता, बौद्धिक संपदा इत्यादि। देखो, अगोचर और गोचर दो प्रकार की संपत्तियों का यहाँ उल्लेख किया गया है। देखिए, गोचर संपत्तियां, गोचर संपत्ति उनको हम बोलते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जनरली छूकर महसूस कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है ना, भौतिक रूप से जो मौजूद हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर रुपया पैसा हो गया, ये सब जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसका बिल्डिंग हो गया, जमीन हो गया, ठीक है। लेकिन जो अगोचर संपत्तियां हैं यानी इनटेंजिबल, उसको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और गोचर से ज्यादा जरूरी अगोचर संपत्ति होता है यानी इनटेंजिबल। ये जैसे ज्ञान हो गया, समझ हो गया, बुद्धि हो गया, तो ये सारी जो चीजें हैं वो अगोचर संपत्ति कहलाएंगी। तो मानव पूंजी का निर्माण हम तभी मानेंगे जब अगोचर संपत्तियों का संचय हो या उसमें वृद्धि हो, ज्ञान में, नैतिकता में, बुद्धि में। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि मानव पूंजी का निर्माण से, यानी कि अगर अगोचर संपत्तियों का निर्माण हो रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स का निर्माण हो रहा है, तो उससे गोचर संपत्तियां भी स्वयं बढ़ेंगी। अब मान लीजिए किसी के पास ज्ञान बढ़ेगा, नैतिकता बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, उसका कौशल बढ़ेगा, उसका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर वो गोचर संपत्तियां यानी जो फिजिकल चीजें हैं, फर्नीचर है, पैसा है, जो भी है, उसको वो हासिल कर सकता है। तो व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाने में सामर्थ्यवान भी हो जाते हैं, परंतु यह मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। कौन अगोचर संपत्ति का बात कर रहा है, तो इस तरह से केवल दूसरा और चौथा सही है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, बीपीएससी का सवाल है, 2023 प्री में पूछा गया। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। अब बताइए, लगभग मिलता जुलता सवाल है, जो पिछले के जैसा ही है, लेकिन कहाँ पिछला जो सवाल था वो यूपीएससी प्री 2018 का सवाल था, और वही चीज लगभग सेम यहाँ पर रिपीट हुआ है 69th बीपीएससी के प्री एग्जाम में 2023 में। तो आप देखेंगे यहाँ पर मानव पूंजी की व्याख्या करने के लिए बोल रहा है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी का संचय, बिल्कुल गलत है। ज्ञान में वृद्धि करना, ये सही है। कौशल स्तर में वृद्धि करना, ये भी सही है। देश के लोगों का ज्ञान, कौशल स्तर और इनका वृद्धि करना, तो यहाँ पर चौथे में आप देख रहे हैं कि सबको मिला दिया है, तो चौथा को ही केवल अगर सही मान लें तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की बात जो यहाँ कह रहा है ऑप्शन 2 में वो यहाँ शामिल है, कौशल भी यहाँ शामिल है, साथ में क्षमता भी है, तो चौथा को केवल हम सही मान लेते हैं, ऑप्शन डी सही है। क्लियर हुआ, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही मिलता जुलता है। शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता और समझबूझ से किए गए विनिवेशगत निर्णयों का परिणाम है, जो भविष्य में आय के स्रोत में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश से कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना मानव पूंजी निर्माण के स्रोत माने जा सकते हैं। अगला सवाल जो है, कौशल विकास योजना क्या बढ़ाती है? मानव पूंजी बढ़ाती है, भौतिक पूंजी, स्थिर पूंजी या फिर कार्यशील पूंजी?
अब अभी हमने मानव पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मानव पूंजी निर्माण के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मानव के शिक्षा में विकास हो, उसकी बुद्धि में विकास हो और साथ ही साथ उसके कौशल में विकास हो, उसकी एफिशिएंसी में विकास हो और उसके ज्ञान में विकास हो, ये सारी चीजें होती हैं तो मानव पूंजी का निर्माण हम कहते हैं। यहाँ पर कौशल, अगर कौशल में विकास हो रहा है तो हम उसको मानव पूंजी का निर्माण नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अभी हमने ये पढ़ा ही है पिछले 1-2 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। आप देख सकते हैं कि कुशल, सेहतमंद और सुनिश्चित नागरिक ही देश के विकास की कुंजी होते हैं, यानी कि देश का विकास तभी संभव है जब उसके नागरिक का विकास हो। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। मानव पूंजी की भूमिका के बारे में अर्थशास्त्री जो गैरी बेकर हैं, इन्होंने कहा था कि मानव पूंजी का आशय दक्षता, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के प्रशिक्षण से है। यह पूंजी है क्योंकि ये दक्षताएं लंबे समय तक हमारा अंग रहती हैं और उसी तरह बनी रहेंगी जैसे कि कोई मशीन, संयंत्र या फैक्ट्री उत्पादन का हिस्सा बने रहते हैं। यानी कि कोई फैक्ट्री हो, सॉरी, किसी फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन करना है तो फैक्ट्री के जो मशीन्स हैं या उनके जो संयंत्र हैं, ये सारी चीजें फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है उसका हिस्सा है। एक तरह से ये सारी चीजें रहेंगी, सारी मशीन्स रहेंगी फैक्ट्री के अंदर, तभी फैक्ट्री में उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। और अगर मशीन अच्छा रहेगा, अच्छे क्वालिटी का रहेगा तो फैक्ट्री में उत्पादन और अच्छे तरीके से होगा। इसी तरह से कह रहा है कि किसी देश का विकास तभी संभव हो पाएगा जिस तरह से फैक्ट्री का एक हिस्सा है, फैक्ट्री का अंग है उसका मशीन, उसी तरह से जो मानव है वो भी किसी देश विशेष के लिए उसकी पूंजी है, उसका अंग है। और मानव का विकास होना यानी कि देश का विकास होना, और मानव में खास करके उसकी दक्षता, शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास हो रहा है, उसके प्रशिक्षण में विकास हो रहा है, प्रशिक्षण उसका अच्छा हो रहा है, तो ये लंबे समय तक बना रहेगा और लंबे समय तक यह देश के विकास में भागीदारी लेंगे। ठीक है। वर्तमान भारत युवाओं का देश है, जहां लगभग 62.5% जो जनसंख्या है वो कार्यशील आयु के अंतर्गत आता है, यानी कि 15 से 59 वर्ष की आयु को हम कार्यशील आयु यहाँ मान रहे हैं। देश के विकास में इस युवा शक्ति का अहम योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी प्रारंभ की थी। आपको पता होगा 20 मार्च 2015 को इसको मंजूरी मिला था। यह योजना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रमुख योजना है, जिसके तहत परिष्कृत पाठ्यक्रम, बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित प्रशिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो मानव पूंजी निर्माण के बारे में बात किया जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। देखेंगे दोस्तों, शिक्षा है, चिकित्सीय देखभाल है, सिंचाई है या प्रशिक्षण है। और यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? मानव पूंजी के निर्माण से रिलेटेड है, यानी मानव पूंजी निर्माण में इसमें से कौन सहायक नहीं है? बताइए। मानव पूंजी का ही मतलब है मानव का विकास होना, खास करके उसके इनटेंजिबल जो एसेट्स हैं उसका विकास होना, जैसे शिक्षा का विकास होना, प्रशिक्षण दिया जाना। चिकित्सीय देखभाल का मतलब हुआ कि डॉक्टरी जगत में उसका, यानी चिकित्सा क्षेत्र में उसका देखभाल अच्छे से हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पर जरूरी है। सिंचाई भी जरूरी है, लेकिन मानव पूंजी के संबंध में अगर बात करें तो सिंचाई से ज्यादा ये तीनों जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी निश्चित तौर पर आवश्यक नहीं है। आप देखेंगे शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं। निश्चित तौर पर सिंचाई का मानव पूंजी के निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगले सवाल की हम बात करते हैं। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है किसको? संसाधनों का समुचित प्रयोग, या फिर कुशलता में विकास, या उत्पादकता में वृद्धि, या इनमें से सभी। तो आपको हमने बता ही दिया कि मानव पूंजी में वृद्धि हम तभी मानेंगे जब संसाधनों का सही उपयोग करे मानव, और ये तब पॉसिबल होगा जब मानव पूंजी आगे बढ़े, यानी मानव का विकास हो, उसके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो, उसके सोच में विकास हो, अच्छा सोच पाए, अच्छा समझ पाए, उसकी कौशल में विकास हो, कुशलता में विकास हो, उत्पादकता में विकास हो। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सारे के सारे ही सही हैं, ऑप्शन डी सही होगा। आप देख पाएंगे कि मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान ही माना गया है। मानव पूंजी बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा, यानी कि अगर मानव पूंजी का विकास हो, मानव पूंजी का विकास होने का मतलब मानव के विकास से है, मानव की बौद्धिक क्षमता के विकास से है, मानव की बुद्धि बढ़े, सोच बढ़े, उसकी कौशल क्षमता बढ़े,
ज्ञान बढ़े, तो ये सारी चीजें अगर बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर ये लंबे समय तक बनी रहेंगी और इस तरह से किसी भी क्षेत्र में उत्पादकता भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर मानव समझ उस तरह के होंगे, समझे हुए, और उनकी कौशल क्षमता में वृद्धि होगी, तो वो काम भी उसी तरीके से करेंगे, कुशलतापूर्वक काम करेंगे और उत्पादकता को भी वृद्धि की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि कुशलता में पहले विकास कीजिए। अगर कौशल या फिर कुशल लोग होंगे तो वो संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग करेंगे, और संसाधनों का अगर सही उपयोग होगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि आएगी। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं, जो कि बीपीएससी 2020 प्री में पूछा गया था। आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा। तो देशों की बात की जा रही है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किस देश का था? जापान का, दक्षिण कोरिया का, सिंगापुर का, हांगकांग का, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? आपको मैं बता दूं दोस्तों कि सिंगापुर जो है, यहाँ पर हालांकि अभी भी देखेंगे तो सिंगापुर बहुत आगे चल रहा है, और सिंगापुर वो देश है जहां पर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो पहले स्थान पर रहा 2020 में। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में पहले स्थान पर रहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां के लोग कितने डेवलप हैं, कितने समझदार हैं, कितने ज्ञानी मानव हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि सितंबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया ह्यूमन इंडेक्स, और 2025 में 0.88 स्कोर के साथ सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा, यानी कि 88% स्कोर किया है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन 0.29 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा, जबकि भारत का अगर बात करें तो भारत 116वें स्थान पर था और 0.49 स्कोर लाया है। बहुत कम स्कोर माना जाएगा, सिंगापुर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो बहुत ही कम स्कोर है। तो इसको बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर सरकार के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उसके अलावा स्थानीय सरकार और जो सभी नागरिक हैं, आप हैं, हम हैं, सभी लोगों को निश्चित तौर पर प्रयास करना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 41 यहाँ पर पूछा गया है, समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन देखिएगा आप दोस्त। ऑप्शन है आपके पास, यहाँ है आपके पास अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, या इनमें से सभी। तो देखिए, समावेशी समृद्धि यानी समावेशी विकास के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? जो अधोसंरचनात्मक सुविधाएं हैं इसका विकास तो जरूरी है ही, कृषि का भी विकास होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएं से संबंधित जितनी चीजें हैं इसकी उपलब्धता भी आसानी से होनी चाहिए, तभी जाकर के समावेशी समावेशी विकास का मतलब सबका विकास है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये जरूरी है कि सभी लोग सहयोग करें, तभी सबका विकास होगा, और सबको साथ लेकर चलें तभी सबका विकास होगा। और ये यहाँ पर आप देखें कि जितने भी ऑप्शंस की बात की गई है ये सारे ही जरूरी हैं समावेशी विकास के लिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही माना जाएगा। आप ये देख भी सकते हैं कि समावेशी विकास का मतलब समाज के सभी वर्गों तक संसाधन और सुविधाओं की पहुंच से है, और सभी वर्गों के विकास से है, और सभी वर्गों का विकास तभी होगा जब सारे ऑप्शंस को हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? अब देखिए, समावेशी विकास का मतलब यह है कि सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो। ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, बी है ग्रामीण विकास, और आगे के ऑप्शन, अगला ऑप्शन है कृषि विकास या कृषकों को पर्याप्त साख। तो देखिए, अगर समावेशी विकास की बात की जाए तो पहला ऑप्शन राष्ट्रीय आय के विकास से था, राष्ट्रीय आय का जो दर है ये ऊंच हो, और जो दूसरा ऑप्शन था आपके पास ये ग्रामीण विकास से संबंधित था, ग्रामीण विकास। अब अगर मैं बात करूं कि समावेशी विकास कब हम कहेंगे, समावेशी विकास में के संदर्भ में किससे कम आशा रखा जा सकता है या किससे आशा नहीं रखा जाता है? देखो, समावेशी विकास का मतलब सबके विकास से है, सभी वर्गों के विकास से है, और सभी वर्गों के विकास के लिए क्या राष्ट्रीय आय का दर उच्च होना जरूरी है, या ग्रामीण विकास जरूरी है, या कृषि का विकास जरूरी है, या किसानों तक पर्याप्त साख पहुंचाना जरूरी है? साख का मतलब ऋण होता है, ठीक है, यानी किसानों को पर्याप्त ऋण मिल सके। अब जरा वन बाय वन समझिए। अगर
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो यहाँ केवल आर्थिक वृद्धि होगा, यानी पैसे के मामले में, इनकम के मामले में। ग्रामीण विकास, तो यहाँ विकास का मतलब केवल पैसे बढ़ने से नहीं है, विकास का मतलब कृषि में विकास हो, शिक्षा में विकास हो, डॉक्टरी जगत में विकास हो, और कई सारी और भी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो ग्रामीण विकास निश्चित तौर पर जरूरी है। कृषि विकास यानी कृषि, चूंकि अन्न, अनाज और भोजन से संबंधित है और ये सभी वर्ग के लिए आवश्यक है, तो ये निश्चित तौर पर जरूरी है। और कृषि का विकास तभी हो पाएगा जब कृषकों को आसानी से ऋण प्राप्त हो पाए, तो डी भी सही है। लेकिन हम बात करें राष्ट्रीय आय की, तो ये केवल आर्थिक विकास को दर्शाता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर जरूरी नहीं समझेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर समावेशी विकास के लिए आवश्यक नहीं माना जा सकता है। अगर आप बात करें डिटेल सॉल्यूशन की या फिर एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ पर देखेंगे कि समावेशित विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, ये समग्रता के साथ साथ विकास के बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है। केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि से समावेशित विकास को बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रीय आय को बढ़ा दिया जाए तो ये समावेशित विकास हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, या दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण। अगर आप ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि स्वास्थ्य तो जरूरी है सबके लिए, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। तीसरा तो निश्चित तौर पर सही होगा, जहां तीसरा नहीं है वो गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये तीनों में से कोई एक हम सही मान सकते हैं। अब देखेंगे दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण। दोपहर का भोजन चूंकि सभी वर्गों के लिए समान रूप से है, तो ये भी सही है, चौथा भी सही है। दूसरा की बात करें, तीसरा तो सही था, दूसरा है सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समिति का संगठन करना। अब ये देखेंगे कि ये सभी जिलों के लिए है, और ये चूंकि योजना समिति जो होता है ये सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करता है, तो दूसरा भी सही है। अब अगर पहले की बात करें कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, यानी जो बैंकिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल कंपनीज नहीं है, उनको बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर दिया जाए, तो बताइए अगर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान कर दिया जाए तो इससे समावेशी विकास पर कोई फर्क पड़ेगा? ये पूर्णतः समावेशी विकास के लिए कार्य नहीं करते हैं और ये आर्थिक क्रिया से रिलेटेड हैं। और इससे पहले आप देखें हैं कि गैर बैंकिंग कंपनी को छोड़ दें तो भी बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है आज के डेट में। तो गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं उनको बैंकिंग सुविधा देने से समावेशी विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं दोस्तों, समावेशी शासन से तात्पर्य क्या है कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाएं, सभी जिलों में प्रभावशाली जिला समितियों की स्थापना करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना तथा मध्याह्न भोजन योजना को सशक्तिकरण प्रदान करना आदि समावेशी शासन के अंग हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करने को समावेशी शासन का भाग नहीं माना जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 44 और देखेंगे यहाँ पर आपसे सवाल क्या पूछा गया है। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कथन या फिर कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? पहला है स्वयं सहायता समूहों जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, यानी SHG को प्रोत्साहन करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जैसे जीविका का आपने नाम सुना होगा, जीविका दीदी होती है, इन लोगों का काम क्या होता है कि ये महिलाओं का एक ग्रुप होता है जिसमें 10 रुपए या कुछ रुपए मंथली ये लोग जमा करते हैं, और जब भी किसी को आवश्यकता होता है तो जैसे बैंक से लोन लिया जाता है वैसे जीविका में भी उनको कम रेट पर, शायद 1% या कुछ ऐसा होता है, इस रेट पर ये किसी विशेष लोगों को या महिला को लोन प्रोवाइड कराता है। तो ये स्वयं सहायता समूह हुआ। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना।
समावेशित विकास की हम बात करें, समावेशित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशित विकास का मतलब सबका विकास, सभी वर्गों का समान रूप से विकास। तो क्या ये तभी संभव होगा? देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन करना निश्चित तौर पर जरूरी है। ये सभी लोगों के लिए समान रूप से कार्य करता है। ये ग्रुप मैंने बता ही दिया काम क्या रहता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं उनको भी प्रोत्साहन जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल बड़े जो ग्रुप्स हैं या फिर बड़े जो उद्यमी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, सरकार केवल उन्हीं को अगर प्रोत्साहित करेगा तो कैसे काम चलेगा। ऐसे में नए जो व्यापारी हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे या ग्रो नहीं कर पाएंगे। केवल पुराने जो बड़े व्यापारी हैं वही आगे बढ़ते जाएंगे और कोई भी नया व्यापारी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जरूरी है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी या उद्यमियों को भी प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षा का अधिकार निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि कोई भी कार्य हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, उसमें शिक्षा का अहम रोल रहता है, तो शिक्षा जरूरी है ही। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन यहाँ पर आवश्यक है। तो चौथा यानी कि ऑप्शन डी सही हुआ। आप बुक की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, समावेशित वृद्धि से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक सभी संसाधनों के लाभ को समान रूप से पहुंचाने से है। विशेषकर इसका उद्देश्य निम्न वर्ग पर विशेष ध्यान देकर समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य आर्थिक और सामाजिक जो असमानताएं हैं, विषमताएं हैं, उसको कम करना है। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में जहां स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना प्रत्यक्ष रूप से सहायक हो सकते हैं, वही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने से वंचित तबके के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिलेगा, और ऐसे में समाज की मुख्य धारा में वो लोग भी शामिल हो पाएंगे, और इसको ही हम समावेशित वृद्धि या समावेशित विकास बोलते हैं। और ये जरूरी है कि सभी तबके यानी कि सभी लेवल के लोगों तक शिक्षा समान रूप से पहुंचे। अब आ चुके हैं हम आज के आखिरी सवाल पर, इस वीडियो के आखिरी सवाल पे। और अभी तक दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो बताइए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। वीडियो लंबी इसीलिए हो रही है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। जो भी मेरा नॉलेज है, जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं अपना बेस्ट दे पाऊं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि आपको आगे समझने में कभी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगता है और मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके चलता हूँ। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर दें और कमेंट कर दें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहे और जल्दी-जल्दी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पर हम लेकर आ सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और पिछला जो 10 घंटे से अधिक का पॉलिटी का वीडियो हमने कंपाइल करके डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर के उसको देखिए। ठीक है, तो आखिरी सवाल है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास यानी कि सतत विकास SD और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? इन दोनों को पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में कब लाया गया था? ऑप्शन है 2004-5, 2011-12, 2012-13 या फिर 13-14। तो ये चीज जोड़ा गया था 2011-12 में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि 2011-12 में आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार सतत विकास के साथ साथ जलवायु परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा गया था। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद का चैप्टर आप देख सकते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में मैं देख रहा हूं कि जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं दोस्तों, एक एक चैप्टर में इतने अधिक क्वेश्चन हैं। आप देखेंगे एक जो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे 200 से अधिक क्वेश्चन है, 250 के करीब। ठीक है, तो वो काफी लंबी वीडियो होगी, या हो सकता है उसको 2-3 पार्ट में मैं कवर करूं। लेकिन ये सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।